नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आरपीएस इकोनॉमिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अर्थशास्त्र विषय के आंसर की के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एफटीपी का पूरा नाम क्या है। एफटीपी ये आईसीटी वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी जो फुल फॉर्म होगी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मानिए। पहले का आंसर रहेगा 4। नंबर 2 है निम्न सूचियों का मिलान करो। यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है। ये नीचे इनकी सेकंड सूची दी गई है। इसको मिलाने पर इसका आंसर बनता है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है कि बौद्धिक क्षमता अधिकतम पहल के लिए रुड्डा एक संगठन है राजस्थान में, नॉन एग्रीकल्चर। ये क्या करता है कि जो शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त किया है, यानी कि टैग इनके कुछ उत्पादों को मिला है। जीआई टैग प्राप्त नहीं करने वाला कौन सा उत्पाद है ये। इसमें कोटा डोरिया भी है, बागरू हैंड ब्लॉक भी है, ब्लू पॉटरी भी है। कोटा जो जोधपुरी जूती है, इसको जीआई टैग अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि 10 क्वेश्चन आने हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि वास्तविक और मौद्रिक बाजारों का एकीकरण है। इसमें सीधा सा आंसर है हिक्स हैंसन का आईएसएलए मॉडल है, जो कि वास्तविक और मौद्रिक बाजारों में संतुलन स्थापित करता है। पेरेटो गुणांक हो ही नहीं सकता, इनका संबंध पेरेटो कुशल बिंदु से नहीं हो सकता। मार्शल पीगो का एलआईसी मॉडल है ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि 3 ही क्वेश्चन होगा, आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा कारक वाचित कक्षा संचार में बाधक है। मतलब कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन सा फैक्टर है जो कि बाधा उत्पन्न करता है। तो इसमें अस्पष्ट ग्राफिक और प्रतीक को बेस्ट ऑप्शन माना गया है कि ये बाधक है, और सभी कोई बाधक की भूमिका नहीं निभाते। नंबर 6 पे आता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति। हम जानते हैं कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति को राष्ट्रीय आय ही माना जाता है, तो इसमें आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निश्चित शब्द जो निश्चित किसी चर के मूल्य को निर्धारित क्रम में समान अंतराल की प्रवृत्ति के साथ के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें 3 तो नीचे के है ही नहीं, काल श्रेणी एनालिसिस है। 7 में आंसर होगा 1। त्वरक अनुपात, प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में विशुद्ध परिवर्तन त्वरक अनुपात है। हम जानते हैं कि त्वरक क्या है। त्वरक है कि उपभोग का निवेश पर प्रभाव क्या पड़ा, इसको बताता है ये। 9 क्वेश्चन नंबर 9 है कि कमर्शियल बैंक का निम्न से कार्य नहीं है। ये तीनों ऊपर के कार्य हैं, और जो भारतीय रिजर्व बैंक है जो मुद्रा का निगमन करता है, ये व्यापारिक बैंकों का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुक्त व्यापार नीति बताती है। देखिए, फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब ही ये होता है कि दो देशों के मध्य जब इंटरनेशनल व्यापार होता है तो पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। एक अप्रतिबंधित एक्सचेंज वहाँ पर होना चाहिए वस्तु और सेवाओं का, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है। कुर्ट लेविस ने तो क्षेत्र सिद्धांत दिया था, हो ही नहीं सकता। सीधा स्थानडाइक का संबंधवाद सिद्धांत होगा। मैस्लो का तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 12 की कौन सी रणनीति ब्रूनर ने अपने संप्रति निर्माण में नहीं पहचानी है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आया है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ज़रूर थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला होगा, क्योंकि ये जो सारे शब्द हैं वो इंग्लिश वर्जन डाल दिए हैं, तो इसमें थोड़ी समस्या होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कौन सा साधन भुगतान नहीं है, यानी कि फैक्टर पेमेंट नहीं है। साधनों को किसी वस्तु के प्रोडक्शन में
जब हम यूज करते हैं तो उनका भुगतान नहीं है। ऊपर के 3 हो सकते हैं, हम राष्ट्रीय आय में शामिल ही करते हैं, जो कि एक ट्रांसफरेबल पेमेंट है, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, इसके बदले में कोई सेवाएं हमें राज्य सरकार को नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2020-21 के बड़े उत्पादक में राजस्थान ने किस फसल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देखिए, ये आर्थिक समीक्षा से आए हुए क्वेश्चन हैं और हम जानते हैं कि राजस्थान देश के सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करता है, सरसों उत्पादन करता है, रेपसीड उत्पादन करता है और मोटा अनाज उत्पादन करता ही है। जबकि यहाँ पर आप आंसर लगाने से पहले सोचें कि देखिए, नीचे चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है, गेहूँ में उत्तर प्रदेश का अहम स्थान है। तो आप इन नीचे के 3 को तो डिलीट मार ही दीजिए, तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, वो तो आंसर होगा 14 में 1। क्वेश्चन नंबर 15 की जो कॉल्डर है उनका जो वृद्धि मॉडल है, कॉल्डर के वृद्धि मॉडल में वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि टेक्निकल प्रोसेस जो कि उत्पादकता और पूंजी में वृद्धि में आपस में संबंध बताता है, जो कि दोनों ही साधनों के प्रभाव को शामिल करता है। यहाँ इसका उत्तर होगा 1 नंबर, सीधा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस मान्यता पर आधारित है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल जो कि आय का निर्धारण गुणक के माध्यम से निवेश द्वारा होता है? देखिए, हमने इस चीज़ को देखा है कि हमारे सिलेबस में हेरल्ड डोमर मॉडल है। तो हेरल्ड मॉडल में ग्रोथ की 3 वृद्धि दरों की बात की गई है, जबकि जो डोमर का मॉडल है वो इस अपने थोड़ा ध्यान से देखा हो तो वही कहता है कि आय का निर्धारण गुणक के माध्यम से निवेश से होगा, उनका एक अलग ही सूत्र था। तो इसमें आंसर होगा डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक कल्याण आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि देखिए, जो अपना इकोनॉमिक वेलफेयर है बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अहम पार्ट माना जाता है। तो इसमें कहा है कि आवश्यक रूप से पर कैपिटा इनकम में वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि आर्थिक कल्याण सर्वांगीण होता है, वो कार्य की गुणवत्ता को भी महत्व देता है, एजुकेशन के लेवल में भी और आपकी हेल्थ बेनिफिट मैटर्स में भी। तो इसमें आंसर नंबर 4 होगा। 18वां बिल्कुल सीधा है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत विधा शून्य होगी, सोचने विचारने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि दीर्घकाल में उत्पादन के विश्लेषण और पैमाने के प्रभावों के संदर्भ में हम बात करते हैं पैमाने के प्रतिबल की। आसमान प्रतिबल के नियम, उत्पादन के नियम, समुद्र प्रतिबल के नियम, उनका संबंध दीर्घकाल से नहीं है, पैमाने के प्रतिफल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है हाई पावर मुद्रा में शामिल होते हैं, हाई पावर मुद्रा में नंबर 4 आएगा। भौतिक मुद्राओं के साथ साथ में आप मुद्रा की करेंसी चलन में और केंद्रीय बैंक के पास जो भी कोर्स इकट्ठा हुआ है वो सभी हाई पावर मनी में शामिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्न कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? रेपो रेट है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, चीनी साख नियंत्रण है, टैक्स है जो कि राजकोषीय नीति का उपकरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 व्यापार संतुलन से संबंधित है। हम इस चीज़ को जानते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं का आयात और निर्यात को ही शामिल करते हैं, सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं, सेवाओं को शामिल भुगतान संतुलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में अल्पाधिकार उद्योग में मोड़युक्त मांग वक्र में मानता है कि कीमत बढ़ाने में प्रतिक्रिया कम और अपेक्षाकृत कीमत कम करने में प्रतिक्रिया से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्योंकि अल्पाधिकार उद्योगों में जो स्वीजी का किंकिंग मांग वक्र है वो ये बताता है कि जब कोई फर्म अपनी कीमत को बढ़ाती है तो उसका अनुसरण बहुत कम करते हैं, घटाती हैं तो घटा तो लेते हैं। जब कोई फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत घटाती है तो दूसरी फर्म उसका अनुसरण करके घटाती है, अनुयायी फर्म के रूप में घटाती है। लेकिन जब वो वापस कीमत को बढ़ा देगा तो वो अपने जो ग्राहक है उनको बचाने के लिए तोड़ना नहीं चाहेगी और वो कीमत को नहीं बढ़ाएगी। इसीलिए अल्पाधिकार उद्योग इस मान्यता को लेकर चलते हैं कि वो कीमत बढ़ाने में प्रतिक्रिया कम करते हैं बजाय घटाने के। क्वेश्चन नंबर 24 है मुक्त बाजार में वस्तु और सेवाओं का अकुशल वितरण बाजार विफलता कहलाती है। ये कल्याण अर्थशास्त्र से आया हुआ क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का कल्याण इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से। 25 में है भारत में विदेशी व्यापार किसी संस्था है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक हो नहीं सकती, राज्य सरकार ये हो नहीं सकती, आयात और निर्यात जो एग्जिम बैंक है 1982 में राज्य भारत सरकार ने इसको
स्थापित किया था एक शीर्ष संस्था के तौर पर कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित सभी मामले देखेगी, विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था के रूप में देखेगी। और इसको कई विशेषज्ञ वाणिज्य मंत्रालय मान रहे हैं। देखिए, वाणिज्य मंत्रालय एक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का एक विभाग है, आप इसको संस्था नहीं कह सकते हैं। तो मेरे जहन से, मेरे विचारों से इसका उत्तर थर्ड होना चाहिए। निर्यात और आयात बैंक को मैं मान रहा हूँ इसका आंसर। और वो फाइनल आंसर तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञ मानेंगे कि क्या माना है उन्होंने, कि वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को मानते हैं या फिर एग्जिम बैंक को मानते हैं। देखिए, शीर्ष संस्था की बात कर रहे हैं, न कोई विभाग की। विदेशी व्यापार का शीर्ष विभाग होता तो कॉमर्शियल मंत्रालय होगा, लेकिन यहाँ संस्था की बात की रही। 1982 में आयात और निर्यात से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए बनाया था भारत सरकार ने निर्यात और आयात बैंक। चलो देखते हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा निम्न में उत्पादित होती है। देखिए, हाई पावर मनी है वो सेंट्रल बैंक और भारत सरकार दोनों के द्वारा होती है, क्योंकि करेंसी और नोट प्लस सिक्के जो आते हैं हाई पावर मनी में, तो करेंसी तो आरबीआई जारी करती है, जो कि जो सिक्के हैं वो भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा जारी होते हैं। तो इसमें आंसर नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निवेश जो एक फर्म या व्यक्ति द्वारा किसी निवेश में व्यापार में रुचि लेते भी किया जाता है, ये क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है एफडीआई का टॉपिक। पिछले साल ये पूछा था कि कितना एफडीआई इस सेशन में हुआ है, सर्वाधिक किस सेक्टर में हुआ है। मतलब आज इस बार एक क्वेश्चन बनाना वाला एक्सपर्ट है, उसने उल्टा पेपर पूरा उल्टा बनाया, आंसर दिया है, उत्तर पूछा, क्वेश्चन पूछा है। मिलान करो, ये अर्थव्यवस्था के प्रकारों से संबंधित है। ऑक्सीजन तंबू में पूंजीवाद मतलब विस्तृत इकोनॉमिक्स है, तो इसमें आंसर रहेगा 2। 29 में भी कि व्यापार संरक्षणवाद है, यानी कि ट्रेड प्रोडक्शन इज दिस। क्या है कि व्यापार को हम संरक्षण देते हैं। आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर विभिन्न देशों में आयातों को प्रतिबंधित करने की जो आर्थिक नीति है वो व्यापार संरक्षणवाद कहलाता है। आंसर रहेगा 1। साइकोलॉजी का क्वेश्चन आया, तो इस निम्न में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? तो इसमें सीखने की स्थिति भी है, सीखने की प्रोसेस भी है, और द लर्नर सीखने वाला होता है। सीखने का स्टेटस का कोई जिक्र नहीं है, तो आंसर रहेगा 1। 31 में है, पियाजे के जो मानव संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं का जिक्र वो करते हैं अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा कि संवेद पेशीय 0 से 2 वर्ष रहती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष रहती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18-19 तक रहती है। तो इसका आंसर रहेगा 4। 32 में आ गए, यहाँ पर थोड़े तार्किकता के वाले क्वेश्चन आएंगे, सोच समझ वाले क्वेश्चन आएंगे। बढ़ी हुई सीआरआर का प्रभाव कम और शून्य हो जाएगा यदि बैंक दर कम कर दी जाए, खुले बाजार की प्रतिभूतियों को बेच दिया जाए, एसएलआर में वृद्धि कर दी जाए और लोग गैर बैंकिंग संस्थाओं से उधार नहीं लेते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा बैंक दर कम करने पर आप एक तरफ तो सीआरआर को बढ़ा रहे हैं और एक तरफ बैंक दर को कम कर देंगे, तो उसका प्रभाव बहुत नगण्य हो जाएगा। तो इसमें आंसर रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। मांगी गई मात्रा में कीमत की तुलना में अगर कम प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी, यानी बेरोजगार होगी। सीधा सा सवाल है, 33 में आएगा। 2, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के वैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? ये ट्रोकी है, अवनी पब्लिकेशन की, जो धीर सिंह धाबा सर की बुक है, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे ढंग से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 34 में ट्रो फॉर आया। 35 में स्टॉक के उदाहरण हैं, मुद्रा की पूर्ति, विदेशी मुद्रा कोष हो गए, स्टॉक के उदाहरण है, क्योंकि बचत, निवेश, आय, ये सभी प्रवाह के हैं। फ्लो मानता हूँ, राष्ट्रीय फ्लो है, निवेश फ्लो है। नंबर 36 में क्या है कि आईएस वक्र को व्युत्पन्न करने का प्रथम भाग क्या है? यानी कि आईएस वक्र वैसे नेगेटिव नकारात्मक ढाल वाला होता है, वो नकारात्मक ढाल वाला होगा तो ब्याज दर और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें विपरीत रिलेशन होगा, स्वाभाविक है। 36 में 2 आएगा। 37 में आएगा कि कौन सा, किस मॉडल को ऑस्ट्रेलियन मॉडल कहते हैं? तो स्वान मॉडल को ऑस्ट्रेलियन मॉडल कहते हैं। मोंडेन फ्लेमिंग मॉडल के सेम जैसा ही है स्वान मॉडल, इसको ऑस्ट्रेलियन मॉडल कहते हैं, क्योंकि स्वान एक ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसीलिए उनके ऑस्ट्रेलियन कहते हैं।
और उनका जो रिसर्च का एरिया रहा वो ऑस्ट्रेलिया रहा, इसलिए उसके ऑस्ट्रेलियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। एक सेंसन आइसलैंड मॉडल दिया था उन्होंने, प्राचीनता वक्त एजवर्थ का है ही। 38 में हम एकाधिकार बाजार में संतुलन की जो द्विव शर्तें होती हैं, हम जानते हैं कि एकाधिकार हो या पूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकारात्मक हो, तीनों बाजारों में संतुलन की दो एक अहम शर्तें होती हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक चलती थी उनमें इन शर्तों का जिक्र है। एनसीईआरटी में थोड़ी लैंग्वेज टफ है, हम इस चीज़ को मानते हैं। देखिए, एकाधिकार बाजार में जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी, ये पहली शर्त है। और दूसरी होगी सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटते हुए ऊपर की तरफ होगी, जो हमने डायग्राम में बता रखा है। ये एक अहम शर्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें कि लागत वक्र जो युवाकार का नहीं होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन लोक सेवा आयोग पूछा है। औसत स्थिर लागत वक्र, बार बार कहते हैं कि आयताकार हाइपरबोला इनकी आकृति होती है। औसत स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है, लेकिन एक सीमा के बाद में वो स्थिर रूप ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? तो अधिगम का उत्पाद हम परिपक्वता को नहीं मानते हैं। अभिवृत्ति है, संप्रत्यय है, स्किल्ड है, सभी हैं। 41 में मौद्रिक कोष का संरक्षक कौन है? आरबीआई है। 41 में नंबर 4 आंसर रहेगा। 42 में कौन सा सिद्धांत संयोग और गणित के खेल पर आधारित है? इसमें संभावना का सिद्धांत रहेगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। 43 में वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबी को कम करने का उद्देश्य है। देखिए, वर्ल्ड बैंक इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी काम करता है। ICICI भारत का निजी क्षेत्र का बैंक है। WHO हेल्थ के सेक्टर में काम करता है। तो वर्ल्ड बैंक ही ऑप्शन बचता है, जो कि गरीबी को कम करने के लिए, आर्थिक विकास या आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अल्प विकसित देशों को वित्तीय सहायता अवेलेबल करवाता है, बहुत कम निजी ब्याज दर पर। 44 में निम्न में से गलत क्यों नहीं है? गलत इसमें तीनों में से कोई नहीं है। गलत इन तीनों में से कोई नहीं है। मतलब ये तीनों के तीनों सही है। जीडीपी मार्केट प्राइस पर लेने के लिए फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात करने के लिए मार्केट प्राइस में से घटा देंगे। उसके ऊपर वाले का जस्ट उल्टा है। एनएनपी एमपी में लेने के लिए विदेशी प्राप्त शुद्ध कारक जोड़ देंगे, जीडीपी में जुड़ जाएगा। तीनों सही हैं। 45 में निम्नलिखित कौन सा सेक्शन प्रतिमान के तत्वों के लिए सही है? देखिए, ये क्वेश्चन राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठता है, टीचिंग मॉडल्स में से क्वेश्चन लेता है। कम से कम 5 क्वेश्चन टीचिंग मॉडल्स में लेते हैं। इस बार थोड़ा परीक्षा का पैटर्न बदला है लोक सेवा आयोग ने, क्योंकि साइकोलॉजी के 30 की जगह 20 क्वेश्चन किए हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि किस टॉपिक से कितने टॉपिक आएंगे, लेकिन एवरेजन वही पैटर्न अपनाया है जो पूर्ववर्ती पेपरों में था। तो इसमें केंद्र बिंदु होता है, संरचना होती है, सामाजिक प्रणाली होती है और मूल्यांकन प्रणाली, अवलंब प्रणाली, तीनों होते हैं, चारों होते हैं। तो केंद्र बिंदु का मतलब उद्देश्य भी होता है, यानी फोकस समूह क्या है। 45 में आंसर रहेगा 1। 46 में निम्न से क्या है? हेरोड और डोमर मॉडल की मान्यता नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है। हेरोड डोमर मॉडल सरकारी एक्सेप का अभाव वो मानते हैं, बिल्कुल अभाव रहता है। सामान्य कीमत स्थिर रहती है, ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं मानते हैं। और एबीसी और एफबीसी बराबर होती है उनके मॉडल में, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि बराबर नहीं होती है। तो आंसर रहेगा 46 में नहीं है, मान्यता नहीं है, यानी कि 2 नंबर मान्यता नहीं है। 47 में मिलान करो व्यापार चक्र को आप राइट या निरंतर उतार चढ़ाव को मानते हैं। मंदी व्यापार का न्यूनतम स्तर हो सकता है। 2 में ये आ जाएगा, 2 में ये आ जाएगा, तो सी में थर्ड आ जाएगा। विस्तार भी रिकवरी कहलाती है, तेजी बड़ी मात्रा प्रोडक्शन, टी आएगा 1 नंबर क्वेश्चन। 47 में एक आंसर रहेगा। देखिए, भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय दर पर विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? और हम जानते हैं कमर्शियल बैंक इस मामले में एसेसिबली करता है, जो कि विदेशी जो मुद्राओं का एक्सचेंज है वो सेंट्रल बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। 48 में आंसर 1 रहेगा। 49 में कौन सा चोर जो आइसलैंड मॉडल के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के बाजार तथा वास्तविक मुद्रा बाजार दोनों को जोड़ता है? सीधा से ब्याज दर जोड़ेगा, उपकूलन का कोई लेना देना नहीं है, कीमत स्तर का कोई मतलब नहीं है, अंकित मुद्रा पूर्ति नहीं है, ब्याज दर से निर्धारित। जब IS और LI मॉडल जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर ब्याज दर का निर्धारण होता है, और वो वास्तविक मुद्रा बाजार और वस्तु और सेवाओं के बाजार को जोड़ता है। जो कि यही क्वेश्चन कहाँ आया था?
अभी 3 नंबर पे क्वेश्चन था कि कौन सा मॉडल वास्तविक और जो मौद्रिक बाजार है उनके संतुलन को जोड़ता है, तो आइसलैंड मॉडल हमने किया। क्वेश्चन नंबर 50 में कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का लक्षण नहीं है। एकाधिकारात्मक जो चैम्बरलिन ने अपने मॉडल में दिया कि वो वस्तु विभेद करते हैं, तो फिर समान प्रोडक्शन कैसे होगा? 4 नंबर उत्तर है। राजस्थान में जीवन धारा योजना संबंधित है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन था। इस बार राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित डाटा आधारित क्वेश्चन नहीं लेकर फैक्ट आधारित क्वेश्चन लिए हैं, जो कि सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण है। ये बहुत पुरानी योजना थी, राजस्थान 90 के दशक की थी। इनको बाद में मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। जीवन धारा योजना यानी कि मिलेनियम 10,000 कुओं की योजना आई थी, वो उससे संबंधित है। 52वां क्वेश्चन है कि संभावना के सिद्धांत के नियम किसी भी इवेंट चेक के लिए है, ये देख लेना। ये भी आयोग के आंसर किया है, उसमें मिलान कर लेना इसका। सांख्यिकी मॉडल में एक सांख्यिकी प्रक्रियाओं का सेट है जो एक और अधिक स्वतंत्र चर व निर्भय चर के मध्य संबंध बताता है। देखिए, एक तरफ स्वतंत्र चर और एक तरफ जो निर्भर चर है, उनके मध्य रिलेशनशिप बताने का काम प्रतिगमन विश्लेषण करता है, एनालिस रिग्रेशन एनालिसिस करता है। सहसंबंध केवल दो चरों के मध्य संबंध को बताता है, न कि स्वतंत्र और निर्भर चर के मध्य संबंध को बताता है। तो इसका आंसर रहेगा एक। 54 में कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि इसमें किसी व्यक्ति के चुने जाने की संभावना न के बराबर हो, यानी कि स्थिरीकृत जो प्रतिचयन है इसमें चुने जाने की समान संभावना रहती है। रैंडम में भी समान संभावना रहती है, समूह प्रतिचयन में भी, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी समान संभावना रहती है। सुविधा प्रतिचयन में जो सर्वेक्षण करता है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी मनमर्जी से चुनता है, तो इसमें सुविधा प्रतिचयन आंसर होगा नंबर 4। 54 में 2 आएगा आंसर। 55 की जब हम बात करते हैं, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का उपयोग ये तर्क देते हुए किया गया है कि एक अर्थव्यवस्था एक साथ स्थिर विनिमय जो दर स्वतंत्र पूंजी संतुलन और स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए नहीं रख सकता है। इसका आंसर यही होगा। 55 में एक आंसर होगा। 56 में होगा निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कर। बहुलक होता है कि जो संख्या बार बार रिपीटेड हो रही है, एक से ज़्यादा बार प्रयोग में आ रही है, बहुलक होगा। 4 होगा। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा विस्तृत मुद्रा है? यानी कि एग्रीगेट मैंडेटरी रिसोर्स विस्तृत मुद्रा M3 है। मांग का संकुचन परिणाम, देखिए क्वेश्चन कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। एक तो मांग में तेजी होती है, मांग में कमी होती है, वो एक उपभोक्ता की आमदनी में परिवर्तन से मांग वक्र की शक्ल चेंज हो जाए तो वहाँ मांग वक्र में तेजी और कमी होगी। लेकिन जब वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि से आपकी डिमांड में कमी आ रही है, आपका डिमांड की मात्रा में तेजी आ रही है, तो उसको हम कीमत से मापते हैं। इसे संकुचन और विस्तार का दर्जा देते हैं। 58 में आंसर होगा 2। वैकल्पिक रूप में त्यागने की लागत, मार्शल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई इसमें। 59 में क्वेश्चन नंबर 59 में 3rd हो गया। 60 में अल्पाधिकारी व्यक्तिगत में लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन के स्तर का चयन करता है तो वो कीमत लेता है। 60 में देखिए वो एकाधिकार से कम कीमत लेगा और प्रतियोगी बाजार से अधिक कीमत लेता है। इसका आंसर होगा 4। 61वें में आएगा कि एक किसान अपनी एकड़ भूमि पर अनाज उगाता है। गांव में 50 छोटे किसान हैं। यदि आप X और 0 छोटे किसान की आर्थिक हालत की तुलना करना चाहते हो तो आप देखें कि X की भूमि सामान्य 64 से ऊपर है। तो ये जानने के लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का एक औजार के रूप में माध्यिका को इस्तेमाल करेंगे। हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्यिका का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 62 की माध्यिका का फॉर्मूला उपयोग में लाया जाता है। जानते हैं कि से कम और से अधिक जहाँ वो आपस में काटते हैं उस बिंदु को ही हम माध्यिका मान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड यानी सी होगा। 63 में कि गैर बहिष्कृत तो गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, समाज के हर व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है, कोई उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। 63 में उपभोक्ता बचत क्या है?
उपभोक्ता बजट वो है कि एक्चुअल में हम क्या देना चाहते हैं और एक्चुअल में क्या दे रहे हैं, हमारे देने के मन में क्या थी और हम क्या दे रहे हैं, उसके बीच का अंतर है, वो बचत कहलाएगी। 64वें में आएगा एक। 65वें द्विक्षेत्रीय मॉडल लुईस का है। द्विक्षेत्रीय मॉडल दो अर्थव्यवस्था की क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हैं, वो द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल के नाम से जाना। 65 में आएगा थर्ड। MV बराबर PQ, ये मुद्रा परिणाम का क्लासिकल सिद्धांत जो फीशर ने दिया था उसका समीकरण है। 66वें में आंसर आएगा 3। डेनियल गोलमेन संबंधित है, ये देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आया है। डेनियल गोलमैन का संबंध इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि से है। 67 में आंसर रहेगा 3। 68वां है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित आया है, कुछ डाटा आधारित क्वेश्चन है। कृषि जनगणना 2015-16 में अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। आप इसमें कहीं ऐसा भड़क मत जाना क्वेश्चन को देखकर कि 2015-16 का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये अभी 22-23 चल रहा है। देखिए अभी तक राज्य में कृषि गणना जो अंतिम बार कृषि गणना हुई थी वो 2015-16 में ही हुई थी, उन्हीं के आधारित आंकड़े हमारी आर्थिक समीक्षा में हैं। तो 2015 की जो कुल महिला प्रचलित जोतधारकों की संख्या है वो 7.76 लाख है। यहाँ 5.75 लाख का ऑप्शन है, तो हमें 68 में थर्ड आंसर रहेगा। ये मैं जो आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्ट है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारी उपभोग से जो बाह्य लागत दूसरे को भुगतान करते हैं, हमारी उपभोग से जो बाह्य लागत दूसरे भुगतान करते हैं, ये आपने देखा होगा था कि कल्याण अर्थशास्त्र का ये भी ये PG लेवल के पोर्शन से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें धनात्मक उपयोग बाध्यता होगी, इसका आंसर रहेगा 1। 70वें में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग का उदाहरण नहीं है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का उदाहरण समस्या आधारित अधिगम भी है, थिंक पेयर शेयर भी है, जिग्सा भी है, और एक प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग है, ये नहीं है। इसका 70 में आंसर रहेगा 4। 71 में है कि रचनावादी उपागम में E5 का सही क्रम क्या है। तो इसमें आंसर रहेगा थर्ड। संलग्न खोज के बाद वो एक्सप्लेन करना है, फिर उसको विस्तार देता है, फिर मूल्यांकन करता है, तो थर्ड इसका आंसर रहेगा। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध रखता है। 75 में इसका आंसर आएगा 2। एक बच्चा अपने मित्र के साथ डिस्को जाना चाहता है, परंतु माता पिता एक तरफ उसको डांट का डर रहता है, यानी कि वो एक तरफ सकारात्मकता और नकारात्मकता की उस अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है। तो समायोजन वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, साइकोलॉजी का समायोजन वाला, कि एक तरफ पॉजिटिव बात वो कर रहा है कि वो किसी मित्रों के साथ में डिस्को में जाना चाहता है, दूसरी तरफ उसके दिमाग में नकारात्मकता है कि कहीं माता पिता से डांट तो नहीं लग जाएगी। तो इस प्रकार के अंतः संघर्ष को हम उपागम और प्रतिहार अंतर्बंध की संज्ञा देते हैं। 73 में इसका आंसर रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि जब निश्चित समय पर दी गई कीमत पर एक वस्तु की खरीदने की इच्छा, कीमत देने की इच्छा डिमांड कहलाती है। सीधी सी परिभाषा है, डिमांड क्या है। 75 में क्या है कि क्या बताता है कि आय में वृद्धि से आपकी व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है, ये गुणक बताएगा। त्वरित तो उपभोग और निवेश के मध्य संबंध बताता है, या आय और व्यय के मध्य संबंध हमें गुणक बताएगा। फिलिप्स के बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य संबंध बताता है, मुद्रास्फीति मुद्रा में तेजी आएगी, तेजी हुई। क्षेत्र में आएगी राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 76 में 3 रहेगा, सरकारी व्यय है, सरकारी ऋण है और सरकारी आय है। 77 में जब एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है तब वो क्या करता है, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है। 77 में आंसर रहेगा 4। 78 में उदारीकरण का मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो उद्योगों पर लगे प्रतिबंध है उनको दूर करने की जो नीति है उदारीकरण कहलाती है। सरकारी नियंत्रणों में ढिलाई अगर आप दे रहे हैं तो उदारीकरण की नीति हो गई। क्वेश्चन नंबर 79 में संरचनात्मक सुधार और स्थिरीकरण उपाय
दोनों किस नीति के समूह हैं? ये नवीन आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत आती हैं। इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड स्त्रीकरण के उपाय दोनों को शामिल इसमें करते हैं। 80 में कि पारंपरिक अर्थों में मुद्रा क्या है? हम इस चीज़ को जानते हैं कि पारंपरिक रूप में पहले वस्तु विनिमय होता था, उसके बाद मुद्रा आई, उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही प्रयोग करते हैं। नीचे के 3 ऑप्शन के रूप में ये आधुनिक प्रयोग हो सकते हैं इसके, लेकिन इसका आंसर रहेगा 1, केवल विनिमय के माध्यम के रूप में ही इसको प्रयोग करते हैं। 81 में कि पूर्ण शुद्ध पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपने आपूर्ति वक्र अल्पकाल में निर्धारित होता है, MC वक्र से निर्धारित होगा। इसमें 81 में क्वेश्चन 4 आंसर रहेगा। 82 में कि मुद्रा की मांग का सिद्धांत व्युत्पन्न होता है। मुद्रा की मांग का सिद्धांत जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, यानी कि क्लासिकल सिद्धांत है, विनिमय के समीकरण से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर 82 में आंसर रहेगा 1। 83 में एक दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन है, तो इसमें आंसर रहेगा कि लॉन्ग टाइम एवरेज जो रेवेन्यू है वो लॉन्ग टाइम मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, कीमत होगी ये, और लॉन्ग टाइम मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग टाइम एवरेज कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। तो 83 में आंसर रहेगा 2। 84 में एवरेज इनकम निकालने की सबको जोड़ के 6 का भाग दे दो, 1547 आंसर के आंसर आ जाएगा। 85 में मुद्रास्फीति का स्तर एक स्वीकार्य स्तर से अधिक हो जाए तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए RBI का जो प्रमुख हथकंडे हैं, बैंक रेट को बढ़ा देगा, स्वाभाविक है। जब अर्थव्यवस्था में तेजी बढ़ रही है तो बैंक रेट को बढ़ाकर मुद्रा की पूर्ति को कम करने का काम RBI करता है। 86 में समझौता और जो गैर समझौता अल्पाधिकार किस कमी के कारण होते हैं? ये फर्मों में सहयोग के कारण होते हैं, क्योंकि उनके भय बना रहता है कि कहीं आपस में फर्में इस कीमत युद्ध के चक्कर में ना फंसें, इसलिए वो आपस में सहयोग कर लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 86 का 1। 87 में अगर देश में मुद्रा की पूर्ति की कमी हेतु RBI क्या करेगा? देश में मुद्रा की पूर्ति की कमी हेतु RBI क्या करे? खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेच देगा। बेचने से RBI के पास, लोगों के पास से परचेजिंग पावर अपने पास आ जाएगी, इसलिए देश में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। और उसको मुद्रा की पूर्ति वृद्धि करनी है तो वो उनको बेच देगा, उन प्रतिभूतियों को खरीदेगा लोगों के पास से और उनके बदले उनको पैसा देगा। 88 में क्या है कि वो सूचकांक जिसका आंकड़ा देश के कुल निर्यात, कुल आयात तथा निर्यात की कीमत व आयात की कीमतों का अनुपात गुणा 100 करके किया जाता है, व्यापार शर्त है। 88 में आंसर 2 रहेगा। 89 में निजी क्षेत्र के विकास हेतु इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण के से वर्ल्ड बैंक समूह के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है। सार्क साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन है ये विकास का। WTO ट्रेड से संबंधित काम करता है और IMF तो भुगतान संतुलन को देखता है, तो MIG ही रहेगा, वर्ल्ड बैंक के 5वें समूह के रूप में काम कर रहा है। ये 89 में आंसर रहेगा 3rd। 90 में नीति आयोग जिसका नोडल प्रभारी है, ये सूचकांक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर व आवासीय गुणवत्ता के साथ 38 सूचकों में गरीबी का मापन करता है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि UNDP ने दिया था, और ये राज्य भारतीय स्तर पर नीति आयोग इसको नोडल प्रभारी है। 90 में आएगा आंसर 1। 91 में आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि आर्थिक वृद्धि और प्रगतिशील परिवर्तन कुछ निश्चित मूल्यवान चरों जो लोगों की स्वस्थ और प्रसन्न होने के परिचायक हों, आर्थिक विकास कहलाता है। 91 में 3rd रहेगा। हम कुछ जल्दी देखते हैं अब आंसर्स। 92 में क्या रहेगा? आंकड़ों को विशिष्ट और प्रतिनिधि रूप में सारांशित करने का तरीका केंद्रीय वृद्धि का मापांक है। 3rd से ऊपर से वो मतलब ही नहीं है डाटों से। 92 में आंसर रहेगा 4। 93 की जब लागत बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ जाए, लागत बढ़ने पर कीमत भी बढ़ जाए तो लागत जन्य मुद्रास्फीति हो जाएगी। 93 में आंसर रहेगा 3। सीधा सा क्वेश्चन था। 94 में जब एकाधिकारी उपभोक्ताओं को उप बाजारों में डिवाइड करता है और भिन्न भिन्न कीमतें लेता है तो ये तृतीय श्रेणी वस्तु विभेद कहलाएगा। इस सर्वाधिक बचत होती है इसमें एकाधिकार को। 94 में आएगा 3rd। 95 में यदि कालवेशन गुणांक का मान 0.9 है तो ये दर्शाता है। देखिए, इसमें बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो आंसर मान रहे हैं 2, 0.9 को 2 मान रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए 0 से और 0.25 तक जो सहसंबंध होता है वो निम्न सहसंबंध होता है। यहाँ 0.9 है, वो किस आधार पर इसको हायर रिलेशन मान रहे हैं दोनों के मध्य, दो जनों के मध्य उच्च धनात्मक संबंध के मान कैसे सकते हैं? इसको या तो वो 90 मान रहे हैं, यहाँ केवल 0.9 है,
तो 0 से 0.25 तक तो हम निम्न सहसंबंध मानते हैं कि मध्य कमजोर संबंध है, वो धनात्मक भी है। तो इसका आंसर 95 में थर्ड होगा। 96 में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर है, साइबरनेटिक्स है, यानी कि ट्रेनिंग साइकोलॉजी नहीं है इसमें। 96 में इसका आंसर रहेगा 1। 97 में आगे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश का मतलब है कि निजीकरण कर दिया गया। 97 में आंसर रहेगा 1। 98 की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना राजस्थान कब बना? 2000 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ को अलग किया था 2000 में। तो 98 का आंसर रहेगा 2। 99 में कि 2011-12 में तेंदुलकर समिति के जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार भारत में ग्रामीण और गरीबी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की जो निर्धनता का अनुपात है वो क्या है? तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 21% है। तो एवरेजन देखें कि हम ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% और शहरी क्षेत्र में 13.7% निर्धनता का अनुपात है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 आएगा। पहला आंसर में आप दिमाग लगाइए कि 13.7 रूरल एरियाज में ग्रामीण गरीबी ज़्यादा है, तो हम स्वाभाविक है कि वो हो नहीं सकता, नीचे के हो नहीं सकते। एवरेज 21 आ रहा है तो वह कैसे आएगा? 100 में कि 2 तटस्थ आप एक दूसरे नहीं काट सकते क्योंकि वो उनके समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। 100 में आएगा आंसर 3। हिग्स ने अपने प्रतिस्थापन और आय प्रभाव कीमत प्रवाह से पृथक करने के लिए क्षतिपूर्वक परिवर्तन को ही आधार माना है, यानी कि 101 में आंसर आएगा 3। 102 में कल्याण अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो कि कल्याण को समग्र स्तर पर मूल्यांकन करने हेतु कल्याण अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की शाखा है। इसमें आंसर रहेगा 2। 103 में कि जब मौद्रिक प्राधिकरण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने के तरीका अपनाता है तो वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहलाती है, यानी कि वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का ही उदाहरण माना जाता है। 103 में 2 आएगा। 104 में क्या है कि राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दरों पर से भिन्न होती है, यानी कि एनएनपी मार्केट प्राइस से भिन्न हो सकती है। विशुद्ध अप्रत्यक्ष करों से वो भिन्न होती है। जब उसमें विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम जोड़ दें तो वो मार्केट प्राइस आ जाती है। राष्ट्रीय आय जो शुद्ध उत्पत्ति होती है वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है। फैक्टर कॉस्ट में जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस हमें अवेलेबल हो जाती है। 104 में आएगा 2। यही एक आर्थिक स्थिति है जिसमें साधनों का पुनरावंटन एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरे को बेहतर करने के लिए नहीं किया जा सकता। पेरेटो का अनुकूलतम है, पेरेटो अनुकूलतम मानेगा। 105 में 2 पेरेटो के कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आया था। इसलिए मॉडल असंतुलित वृद्धि संतुलित वृद्धि का इसमें कोई संबंध ही नहीं है। 106 में कि स्पीडमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होगा? 2 होगा। P बराबर 1 - 6 सिग्मा D1 स्क्वायर बटा n 9 2 - 1। 106 में इसका आंसर रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 107 में कि M2 मुद्रा में शामिल होते करेंसी प्लस मांग जमा प्लस डाकघर की बचत जमा को शामिल किया जाता है। 107 में आंसर रहेगा 1। 108 में क्या है कि धीमी टेक्नोलॉजी विधि उत्पादन के साधन को समान वृद्धि की जाती है, अन्य साधनों को मात्रा स्थिर रखी जाती है। तो उत्पादन में वृद्धि प्रारंभिक होगी फिर घटेगी और घटने लग जाएगी। ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। यानी अल्पकाल की बात करें, उत्पादन के साधन को स्थिर मान के चल रहे हैं तो अल्पकालीन कंडीशन में पैमानिक प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है। 109 में कि पीसर का आदर्श सूचकांक निम्न में कौन से कंडीशन पे खरा उतरता है? ये दोनों ही कंडीशन पे खरा उतरता है कि समय तत्व और तत्व उत्क्रमता प्रशिक्षण दोनों को सही मानता है। दोनों पे ये चक्रीय प्रशिक्षण पे खरा नहीं उतरता है। 110 में क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है लोगों का, लेकिन वो समझ नहीं रहे इस चीज़ को कि नेचुरल ग्रोथ रेट गैर आर्थिक कारकों की आपत्ति और अध्ययन के लिए खुली है। बिल्कुल सही बात है, खुली है। जिसको किस मॉडल में नज़रअंदाज किया है, इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो केवल देख रहे हैं कि प्राकृतिक वृद्धि दर का संबंध किससे है। वही हेरोडोमन मॉडल से है, सोलो मॉडल से है, लुईस मॉडल से है, कल्डर मॉडल से देख रहे हैं, हेरोडोमन मॉडल। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि उन्होंने इस चीज़ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं कि वो ये तो कह रहा है कि गैर आर्थिक कारकों की आपत्ति और अध्ययन के लिए खुली है, लेकिन जिसको
खाली डैश डैश दे रखा है, मैं नज़रअंदाज किया, इंग्लिश में देखते नेग्लेक्ट किया है, यानी कि नकारा है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को नेग्लेक्ट करने वाला कौन सा मॉडल है, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। नेचुरल ग्रोथ रेट की हैरोल्ड मॉडल में बात की गई है, बिल्कुल सरेआम की गई है। हैरोल्ड ने तो अपने मॉडल की जो 3 ग्रोथ रेट दिए उनमें इस चीज़ को जिक्र किया है कि इनका जब संतुलन बनेगा तो ये अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में होगी। सोलो मॉडल ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि आपकी जो वारंटेड ग्रोथ रेट है और नेचुरल ग्रोथ रेट दोनों बराबर होंगी तो अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहेगा। सोलो मॉडल भी इस चीज़ का जिक्र करता है। और लुईस मॉडल ने तो गैर आर्थिक तत्वों को ही आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारक माना है, जनसंख्या को माना है, टेक्नोलॉजी को माना है। तो इसमें मेरे जहान में जहाँ तक कैलोर मॉडल है वो आंसर होना चाहिए। बाकी आरपीएससी इसका सटीक आंसर बताएगी कि आरपीएससी के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उन्होंने इसका आंसर क्या माना है। 110 मेरे अनुसार एक होगा, जबकि हेरोडोमल तो नहीं होगा क्योंकि उसको नेगलेक्ट कर गया उन्होंने, नकारा है। तो हेरोडोमल मॉडल में तो ये नकारा कहाँ है, उन्होंने तो इस चीज़ को दिया है, अर्थशास्त्र को देन है इस मॉडल की। 111 में निम्नलिखित में सभी एकाधिकार के लक्षण एक के अलावा, यानी कि एक विक्रेता नहीं होता एकाधिकार में, विक्रेता सिंगल प्योर नहीं होता है, विक्रेता तो एक हो सकता है, क्रेता नहीं हो सकता ये। 105 जीन पे आदि के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था, ये वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन क्योंकि वहाँ संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सही क्रम पूछा था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई, नंबर 2 आएगा। 113 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि कौन सा जिला 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है। एक तरफ हम देखते हैं डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है, इसमें आंसर वैसे एक मान रहे हैं लेकिन क्योंकि करौली का लिंगानुपात बहुत कम है, दौसा का भी लिंगानुपात गिर रहा है लगातार, तो ये थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, देख लेना। 114 में देखते हैं क्या है, ऐसे बाजार जिनमें वैधानिक नियमन हो, लेन देन पर नियंत्रण हो, यानी कि सेबी, जैसे उसका एक उदाहरण है विनियमित बाजार होंगे। 114 में आंसर रहेगा 4। एक देश का शेष उसके के साथ में आर्थिक शोधों का एक निश्चित व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, भुगतान का संतुलन कहलाएगा। 115 में 4 आएगा। 116 में इसमें क्वेश्चन में बहुत से कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए सर्वेक्षण, पोल, साक्षात्कार, डेल्फी टेक्निक, फोकस समूह इन प्रश्नावली आदि में इसके अंदर ये प्राथमिक जो संख्यात्मक डाटे हैं उनसे संबंधित है। ये गुणात्मक डाटा हम इनके जरिए नहीं इकट्ठे कर सकते हैं। 117 में साइकोलॉजी का है, आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है। सभी युग्मों को मिलान करना है, तो दृश्य अप्रक्षेपित सामग्री ब्लैक बोर्ड हो गई, दृश्य प्रक्षेपित सामग्री फिल्म हो गई। एक का दो में आ गया क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर रहेगा 4। 118 किशोर अवस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय समृद्ध करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन है। देखिए किशोर अवस्था पर जो रिसर्च किया है उन्होंने स्टैनली हॉल है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है, अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने किशोर अवस्था के रिसर्च पे बिताया है, स्टैनली हॉल इसको मानते हैं। 119 में वो शिक्षण प्रतिमान जो कि अधिगमकर्ता के उद्देश्यपूर्ण प्रश्न करने में प्रशिक्षित करता है, अधिगमकर्ता को उद्देश्यपूर्ण प्रश्न करने में प्रशिक्षित करता है, यानी कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान टाबा का। 119 में 2 आएगा। 120 में अन्य उद्देश्यों के साथ वित्तीय स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य IMF का है। यूएनओ का संबंध नहीं है, WTO विश्व व्यापार की बात करता है, वित्तीय स्थायित्व देता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 120 में 2 आएगा। 121 में कि समाज दुर्लभ संसाधनों को कैसे मूल्यवान बनाए, कैसे मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करता है, उन वस्तुओं के विभिन्न लोगों के मध्य वितरण करता है, ये परिभाषा सैमुअल्सन और विलियम्सन और हंस की है। 121 में 2 आएगा। 122 में तुलनात्मक लाभ का रिकॉर्डिंग सिद्धांत 1936 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में हैबरलर ने प्रेजेंट किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में हैबरलर ने 1936 में
इसको प्रेजेंट किया है। तुलनात्मक लाभ का रिकार्डिंग सिद्धांत 1936 में इसी रूप में प्रेजेंट किया है। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत तो पहले आ गया, उसके बाद में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत आता है, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। 123 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना हमें फिक्स प्राइस पे करते हैं, कंसेंट प्राइस पे करते हैं। 123 में आंसर रहेगा एक। 124 में सूचकांक सृजित किया था, विकास को मापने के लोगों की क्षमता और मापदंड का जोर दिया जाता है, ये हो गया मानव विकास सूचकांक, इसमें आएगा। 124 में क्वेश्चन थर्ड आएगा। जीएसटी को सर्वप्रथम एक कर के रूप में आरंभ किया फ्रांस में 1954 में किया गया। 125 में 2 आएगा। एक्सर ओलिन सिद्धांत कहता है कि जो देश श्रम अधिक है, जिस देश में वो श्रम बाहुल्य है, इनकी श्रम में गहन वस्तुओं का प्रोडक्शन करे और उन्हीं को वो निर्यात करे, न कि पूंजीगत वस्तुओं का। 126 में 2 आएगा। एक अर्थव्यवस्था में चेन की समस्या का समाधान किसके माध्यम से करते हैं? ये प्रोडक्शन प्रोसेसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी कर्व के द्वारा करते हैं। नंबर 4 आएगा 127 में आंसर। 128 में है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण की जो प्रमुख समस्या है, ये रैग्नर नक्श ने इस बुक को रिप्रेजेंटेशन किया है। और इस बुक के लेखक हैं रैग्नर नक्श। उन्होंने जो गरीबी का दुष्चक्र दिया है उस पर इस चीज़ का जिक्र किया है कि अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण की बहुत बड़ी समस्या है, और वही कहीं कहीं अल्पविकसित देशों में गरीबी का एक प्रमुख कारण बनती है। तो इसका आंसर रहेगा 128 में 1। 129 में आपूर्ति का नियम क्या कहता है? कीमत और पूर्ति के मध्य सीधा संबंध है, इसमें आंसर 2 रहेगा। 150 130 में रहेगा कि अर्थव्यवस्था की जो 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, नंबर 3 आंसर रहेगा इसका। 131 में कि विभिन्न देशों के मध्य न्यायपूर्ण व्यापार को प्रोत्साहित करता है WTO, उसका प्रमुख उद्देश्य ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक तो विकासात्मक फंडिंग करता है। IMF भुगतान संतुलन संबंधी है, जो हेल्थ से संबंधित मामले देखता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित मानसिक या शारीरिक परिश्रम क्या कहलाता है? इसमें लेबर को माना जाता है। 132 में 3। 133 में कि नव कल्याण अर्थशास्त्र का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये संबंध इस अर्थशास्त्री से। ये क्वेश्चन PG लेवल का क्वेश्चन है, वैसे ये कॉलेज लेक्चर में दिया है कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन की, ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। आप ये ना माने कि ये कहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गए। नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है हमें देखने को नहीं मिल रहा है, खासतौर पर ये उस रीजन में। लेकिन अमर्त्य सेन ने 1998 में जब उन्हें अपना कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो उनका यही था कि कोई भी व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में काम करना दिया जाए तो बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब तक उनकी पूर्ण कैपेबिलिटी के साथ में, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में उसको काम करने नहीं दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने कहा है। तो 133 में 3 हो गया। घाटे का बजट का मतलब क्या हो गया? जब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपकी इनकम कम हो रही है, तो घाटा ही होगा। 134 में 1 आएगा। 135 में ये राज्य का डिलीट होगा, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि जिप्सम जामसर बीकानेर में प्रोडक्शन होता है। ए में 4 तो मिल रहा है, लेकिन बी में जब हम झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट को झामरकोटड़ा उदयपुर से मिलाते हैं, तांबा खेतड़ी में मिलता है, सीसा जस्सा रामपुरा अगुजा भीलवाड़ा में निकलता है, तो ये डिसमैच हो रहा है यहाँ, मतलब डिलीट होगा। 135 क्वेश्चन डिलीट मारा जाएगा, कन्फर्म है। 136 में हैविगस्टन के अनुसार किशोर अवस्था में विकासात्मक कार्य नहीं है, खुश रहो स्वस्थ रहो, ये कोई कार्य नहीं है, नंबर 3 आएगा इसमें। 137 में औसत आय अर्जित आगम है, बिक्री की प्रति इकाई लागत औसत आय कहलाती है। इसमें कई आंसर उत्पादन की विभिन्न इकाइयों को मान रहे हैं। अरे उत्पादन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त इनकम का जोड़ तो टोटल इनकम कहलाएगी, कहाँ बावड़े हो रहे हैं ये लोग। 137 में 2। 138 में मिलान करो। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत एडम स्मिथ का है। जेएसमिल का व्युत्क्रम मांग सिद्धांत हो गया। रिकार्डो को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत हो गया। हेबलर का अवसर लागत सिद्धांत हो गया। तो 3 हो गया इसमें। 39 में हो गया। 139 में हो गया कि 2001 से 11 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या ग्रोथ रेट 21.3% थी। 140 में कौन सा AR वक्र का दूसरा नाम है? मांग वक्र भी कहते हैं। 140 में 2। 141 में देख लेना कौन सा है।
142 निम्नलिखित में कौन से जिले में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? बाड़मेर में रही। 142 में 1 आएगा। 143 में आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साथ निजी स्वामित्व के प्रबंध होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, 2 आएगा। 144 में व्यापार चक्र परिवर्तन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? चक्रीय परिवर्तन के कारण होती है चक्रीय बेरोजगारी होगी। 44 में 4 आएगा। 145 में उत्पादन का फंड प्रयोग बिंदु की जब कीमत एबीसी के बराबर हो जाए तो एक फर्म उत्पादन का बंद करने का बिंदु आ जाता है, यानी कि इसमें 2 आएगा आंसर। 146 में कि सामान्यतः समग्र मांग का सबसे बड़ा घटक उपभोक्ता का व्यय होता है। उपभोग व्यय नहीं होगा तो एक डिमांड नहीं बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड का सबसे बड़ा घटक उपभोक्ता का व्यय होता है। 146 में 147 में कि धारणीय विकास की लक्ष्य संख्या जो 17 है, गोल नंबर 17 है, उसमें सभी हैं। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हमें अवेलेबल करवानी है, भूखमरी समाप्त करना है, शुद्ध जल की अवेलेबिलिटी सभी जनता के लिए हो, इस दिशा में हर घर जल मिशन चल रहा है। असमानता में कमी होनी चाहिए, ये भी धारणीय विकास का प्रमुख लक्ष्य माना गया था। 47 में आंसर रहेगा थर्ड। नंबर 48 में क्या रहेगा कि फ्लैगशिप योजनाएं, राज्य सरकार की भू फ्लैगशिप योजनाएं जो कि राजस्थान के जो डीएलबी डिपार्टमेंट है, यानी कि स्वायत्त शासन विभाग है, उसके द्वारा प्रारंभ की जा रही है। स्वायत्त आएगा इसमें हिंदी में। इसको डीएलबी का मतलब होता है कि स्वायत्त ही है, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित है। इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी साख कार्ड स्कीम, क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसके तहत 50,000 रुपये ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है, जो कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं हैं ये। 48 में आंसर रहेगा एक। पालनहार समाज कल्याण विभाग द्वारा कालीबाई भील एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट द्वारा की जा रही है। घर घर औषधि और आयुष विभाग द्वारा। 139 का ये पीजी लेवल का सवाल है, ये कंफर्म नहीं है। 150 में सीमांत आय परिवर्तन के बराबर है जब कीमत और उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन जो कि प्रति इकाई उत्पादन परिवर्तन से है, तो 150 में आएगा थर्ड। तो हमने आज देखा अर्थशास्त्र के आंसर की देखी है, इसमें 10 क्वेश्चन इसमें हमने देखा कि अर्थशास्त्र में इस बार लोक सेवा आयोग ने कैसा क्वेश्चन पेपर देखा। आप मिलाकर अपने पेपर से मिलान कीजिए और बताएं कि हमारे कितने क्वेश्चन बैठे हैं, जिससे कि हम एक अंदाजन लगा सकें कि इस बार कट ऑफ का एरिया क्या रहेगा। क्या पिछली साल की तरह ही कट ऑफ रहेगी या कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा उसमें। मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने तैयारी की होगी बहुत अच्छा पेपर उनका गया होगा। हम इसको ज़्यादा इजी नहीं कह सकते हैं, पेपर का लेवल आप ज़्यादा इजी नहीं कह सकते हैं कि तार्किकता है। लोक सेवा की विशेषता है कि पेपर में इतनी लचीलता यानी कि तरलता देती है या लोच देती है कि वो अभ्यर्थियों को लुभा सके, नकारात्मक अंकन में ला सके, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ज़्यादा हम टफ भी नहीं कह सकते इस पेपर को। जिन्होंने बेसिक तैयारी की है सब्जेक्ट की और साइकोलॉजी के सवाल भी बहुत अच्छे थे, बेसिक तैयारी की है, सिलेबस बेस्ड स्टडी की है, तो मुझे लगता नहीं कि वो सिलेक्शन की दौड़ में नहीं होंगे। सभी सिलेक्शन की दौड़ में होंगे जिन्होंने सिलेबस बेस्ड तैयारी की है। 280 प्लस स्कोर जनरल में जो मान रहे हैं वो सेफ हैं। फाइनल सिलेक्शन की रेस में 280 प्लस वाले, और रिजर्व कैटेगरीज भी 250 प्लस मान के चलो आप। ठीक है, मिलते हैं अब आगे किसी अन्य वीडियोस में। आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। हम आपको अन्य चैलेंज से बेस्ट अर्थशास्त्र से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियाँ, UGC नेट, DSSP, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से संबंधित टीचर भर्तियाँ, उनसे संबंधित प्रीवियस पेपर्स, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से आपको सही जानकारी सटीक दृष्टिकोण के साथ में पहुँचाएंगे। ठीक है, मिलते हैं
आगे किसी अन्य वीडियो में।